कृतदासी। विप्र बौद्धिक शोषण के लिए जो कुछ भी जोड़ तोड़ करते थे, अपने शोषण का दरवाज़ा खुला रखते हुए ही करते थे। युक्ति का मार्ग शोषण मार्ग नहीं है, यह समझकर बुद्धिमान विप्र युक्ति का रास्ता न पकड़कर आज्ञा जनसाधारण को आंख कान मूंद कर विश्वास की राह पर ले चलना चाहते थे। अतः उन्होंने जब भी समाजशास्त्र में हाथ लगाया, अपनी सुविधा की तरफ नज़र रखकर वैसा किया। अपने पक्ष में कोई युक्ति न देकर धर्म के अनुशासन की बड़ी बड़ी बोलियां सामने रख दी। इस कारण क्षत्रियों की समाज व्यवस्था एवं दाम्पत्य व्यवस्था में असल मानवता का जहाँ तक स्पर्श पाते हैं, विप्रों की व्यवस्था में मानवता की वह मात्रा तो नहीं बढ़ी केवल एक जड़ धर्मांधता। क्षत्रियों ने नर नारी की सुविधा की बात सोचकर समाज व्यवस्था एवं दाम्पत्य संबंध को निर्धारित करने का प्रयास किया था, किंतु विप्रों ने नारी तथा अज्ञ और अवहेलित मनुष्यों के शोषण की कायमी तौर पर बड़े कौशल से पुख्ता व्यवस्था करके रखना चाहा था। बाद में वे अवहेलित जन और नारियां कहीं सबके साथ मनुष्य के रूप में समान अधिकार मांग न बैठे। इस भय से सारी शक्ति एक खास दल के हाथ में रख छोड़ने के लिए उन्होंने कूटबुद्धि लगाने में कोई कोर कसर उठा न रखी। भिन्न भिन्न देशों में क्षत्रिय अभ्युदय भिन्न भिन्न रूप में हुआ था, पर विप्रों का अभ्युत्थान सब देशों में प्रायः समान रूप में हुआ। धार्मिकता या आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर अपनी सुविधा के अनुसार कुछ पोथी कहानियाँ गढ़कर विप्रों ने अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया। विप्रयुग में नारियों को पुरुषों पर निर्भरशीलता बढ़ जाने के कारण विप्र बुद्धि ने बिना मोल खरीदी दासी बना दिया। नारी को सब तरह से पंगु बना देने के उनके षड्यंत्र के साधन के रूप में विप्रों ने निर्माण किया देवताओं का प्रत्यादेश, साथ में अजस्त्र प्रकार के शास्त्रीय विधि विधान, अजस्त्र प्रकार की कुयुक्तियाँ और पाप पुण्य की काल्पनिक कथाएं, कहानियाँ, जिन्हें पढ़ने या सुनने से लगता है कि पुरुष ही या यो कहिए कि विप्र पुरुष ही ईश्वर के कृपा पात्र है और अन्य सभी उनके सुख भोग का साधन जुटाने के लिए जन्मे हैं। क्षत्रिय युग की दाम्पत्य व्यवस्था में स्त्रियां पुरुषों की सहायता करने वाली अर्थात सहकर्मिनी थी, और विप्र युग में कागज कलम में तो उनको सहकर्मिनी बना दिया गया, पर व्यवहार में वे दासी या बौंदी से अधिक कुछ नहीं थी। पुरुष उन्हें जब तक बीबी की तरह सजा कर रखेगा, तभी तक उनकी इज्जत होगी। जिन देशों में स्त्रियां ही मेहनत करती हैं, अर्थात जहां पुरुष निठल्ले बैठे रोटियां तोड़ते हैं, वहां भी स्त्रियों की दशा ठीक वैसी ही है, अर्थात वहां की स्त्रियां भी पुरुषों के रोप से अस्थिर है। संसार में जिन विकसित देशों में स्त्रियों को फेयर सेक्स कहकर भाषा में या सामाजिक शिष्टाचार में बहुत इज्जत दी जाती है, उन देशों में भी नारी अधिकार के भाग का सवाल उठने पर पुरुष समाज खिज उठता है। विप्रयुग की वह पुरुष दबंगता बाद के युग में अर्थात वैश्य युग में अपरिवर्तित रह गई। क्षत्रिय युग में स्त्रियां भी पुरुषों की छाया अर्थात समान सुख दुख, समान सामाजिक मर्यादा की अधिकारिणी रही, पर विप्रयुग में स्त्रियों की बौद्धिक पराजय के साथ साथ उनकी सामाजिक मर्यादा का भी ह्रास हुआ
उस समय स्त्रियों की इज्जत पुरुषों का खिलौना बन गई। जब जैसा जी चाहा उनके साथ खिलवाड़ किया। इसलिए विप्रयुग में रहकर वैदिक युग के मध्यकाल में जब विप्र बुद्धिजीवी समाज के सर्वे सर्वा बन बैठे थे, देखते हैं कि पुरानी परिपाटी के अनुरूप कुछ ही जाया के रूप में पुरुषों के समान मर्यादा या अधिकार पाती रही। पर अधिकांश स्त्रियां पूर्णतः भोग का साधन बन गई थी। बच्चे पैदा करना और उनको पालना पोसना छोड़कर उनमें और कोई योग्यता है, यह समाज को मान्य नहीं था। उन्हें कहा गया भार्या। सुविधावादियों ने स्मृति शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहा, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, वुमेन आर चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। इस प्रकार के पुराणपंथी मतवाद की परिपाटी देते चलना विप्रयुग का लक्षण चला आ रहा है। उस समय अल्पबुद्धि स्त्रियों को समय समय पर यह कहकर सांत्वना दी जाती थी कि वह केवल भार्या या जाया ही नहीं, गृहिणी भी है, अर्थात उसका पुरुषों के समान सामाजिक अधिकार या मर्यादा तो है ही, आध्यात्मिक अधिकार भी है, किंतु वास्तव में कहीं भी इन अधिकारों को खास मान्यता नहीं थी। जिन छिटपुट उदाहरणों ने स्त्रियों को आध्यात्मिक अधिकार के उपभोग की सुविधा मिलने जैसा प्रतीत होता है, वहाँ यथार्थ में अधिकार मिला नहीं था, बल्कि उन स्त्रियों ने अपने उन्नत व्यक्तिमत्व के बल पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया था। अधिकार जमाने के लिए उस समय स्त्रियों ने जो साधना की, उसके लिए तत्कालीन पंडितगण कागज कलम में तो बाधा न डाल सके, पर इसे वे निश्चय ही अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। अवश्य ही उस युग की ये स्त्रियां बाद के युगों में बहुत श्रद्धा पा सकी और आज भी पा रही है। यद्यपि यह बात हर क्षेत्र में सच है कि अधिकार कोई किसी को देता नहीं है, अपनी शक्ति से अधिकार की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। फिर भी बात कुछ विस्तार से इसीलिए कही गई कि यह स्पष्ट हो कि विप्र समाज स्वेच्छा से स्त्रियों का अधिकार मानना नहीं चाहता। क्षत्रिय युग की जो गोष्ठी माता की प्रधानता थी, विप्र युग में आकर पूरी तरह से लुप्त हो गई। क्षत्रिय युग में जब मानव समाज में ज्ञान का प्रथम उन्मेष हो रहा था, उस समय महिलाएं भी ज्ञान की चर्चा करती थी, शिक्षा देती थी। उन्होंने भी मंच रचे हैं, पुरुषों के साथ बैठकर यज्ञ में आहुतियाँ दी है, पर विप्रयुग में उनकी मर्यादा समाप्त हो गई। समाज में उन्हें पूरी तरह से दासी बना देने की व्यवस्था में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उनका यज्ञ करने का अधिकार छीन लिया गया। गोष्ठी माता के स्थान पर समाज में गोष्ठी पिता की प्रतिष्ठा हुई। शास्त्र पाठ करने का सुयोग या तो छीन लिया गया या रहा भी तो बहुत संकुचित होकर। स्त्रियों के लिए मुख बंद करके पुरुषों की श्रेष्ठता मान लेने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहा। विप्रयुग सुविधावादी पुरुषों का युग रहा है। इस युग में पुरुषों के लिए इच्छानुसार पत्नी को छोड़ सकने अथवा स्वयं उपलब्ध चारित्रिक शिथिलता का सुयोग रहने पर भी स्त्रियों के लिए अत्यंत कठोर व्यवस्था की गई। किसी स्त्री में इस प्रकार की कोई खोट दिख पड़ने पर समाज ने नारी के रूप में उसको कोई सम्मान मिलना तो दूर, उसे मनुष्य होने की मर्यादा भी नहीं मिल सकती थी। परंतु ठीक ऐसा ही कोई अपराधी पुरुष समाज का नेता बना, छाती फुलाए शान बघारता रहा,
विप्रयुग के बाद वैश्य युग आया, पर विप्रयुग की यह अवस्था जो कि त्यों बनी रही। इसीलिए परवर्ती वैश्य युग में भी पति परित्यक्ता स्त्री को समाज में सम्मान नहीं है। जहाँ समाज में क्षुद्र अभ्युत्थान का कोई प्रभाव नहीं है, वही विप्रयुग की इस अवस्था के अनुरूप आज भी समाज विवाह विच्छेद को खुले हृदय से स्वीकार करना नहीं चाहता। वहाँ स्त्रियों को यद्यपि कागज कलम में तो कुछ सुअवसर दिए गए हैं, पर वास्तव में उन्हें अत्याचारी पुरुषों की कृपा पर ही आश्रित रखा गया है। सामाजिक अमर्यादा, अर्थनैतिक दुर्गति एवं अन्य अनेक लौकिक कारणों से गणिका वृत्ति इसी विप्रयुग में पहले पहल प्रकाश में आई। याद रहे, यह गणिका वृत्ति क्षुद्र या क्षत्रिय युग में नहीं थी। हीन वृत्ति की प्रेरणा से पुरुषों और स्त्रियों में थोड़ी दुष्चरित्रता दिख पड़ सकती है, पर उससे पतिता स्त्रियों का एक समाज ही बन जाए, यह संभव नहीं है। पतिता वृत्ति का पाप स्वार्थी विप्रों की देन है। इस संबंध में बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्षत्रिय युग में नारी को पुरुषों की एक मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। यद्यपि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार तो प्राप्त नहीं थे, पर उन्हें यथेष्ट सामाजिक सम्मान मिलता था। विप्रयुग में स्त्रियों की अवस्था हो गई गाय बकरी की तरह, गृहस्थी की ज़रूरतों का एक अंग मात्र। जिस प्रकार क्षत्रिय युग में नारी को वीर भोग्या माना जाता था, वह धरा विप्रयुग में बदल गई। इस युग में नारी विप्र भोग्या बन गई। बिना पति के समाज में उसका अस्तित्व नहीं रह गया। किसी किसी देश में छल से या कौशल से एकाधिक स्त्रियां एक पुरुष की अनुगामिनी बनने को बद्ध हो गई। नरक का डर दिखाकर, सामाजिक शासन का लोहदंड दिखाकर, आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाकर स्त्रियों को इस प्रकार पुरुषों के ऊपर निर्भर रहने को बद्ध कर दिया गया कि बहुपत्नीत्व की दोषपूर्ण व्यवस्था का बोध भी नारियों के मन से खिसक गया। स्त्रियों का कुमारी जीवन धारण करना भी पाप है। ऐसे विचित्र तर्कों के द्वारा कहीं कल्पित देवता के साथ लड़कियों का विवाह करके, कहीं तो अनूढ़ा बालिका को मौत के मुंह में लटकने वाले वृद्ध के साथ विवाह करने को बद्ध किया जाता था और उन्हें देवदासी नाम से पुकारा गया। कहना व्यर्थ है कि इस प्रकार के विवाह परोक्ष रूप से सामाजिक अनाचार की ही वृद्धि करते थे। लंबी अवधि तक इस प्रकार का अनाचार चलते रहने के कारण स्त्रियों के मन में एक तरह की हीन मान्यता, एक प्रकार की निराशा की भावना घर कर गई है। इस प्रतिकारहीन अनाचार के कारण जिन लाखों स्त्रियों का जीवन निद्राहीन अंधेरी रात बनकर अंदर ही अंदर सुलगता हुआ चरम अंधेरी मौत के मुंह में समा गया, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। विप्रशासन के स्टीम रोलर के नीचे वे निरीह मिट्टी के ढेले की तरह चूर हो गई। अनेक देशों के सामाजिक आचार अनुष्ठान में, लोकगीतों में, व्रत कथाओं में देखते हैं कि प्रतिकार का दूसरा कोई रास्ता न रहने के कारण माताएं अपनी कन्याओं को शिशुकाल में ही व्रत के देवता से ऐसी प्रार्थना करने की शिक्षा देती रही है कि उन्हें सौतीन का दुख न झेलना पड़े, सौत हो भी तो अल्पायु हो। विप्रयुग में दाम्पत्य संबंध मानो एक अच्छेद्य बंधन में परिणत हो गया। मानव समाज विप्रयुग विप्र या ब्राह्मण जातिगत न समझे जाए। वैश्य भी यहाँ जातिगत नहीं कर्मगत अर्थों में प्रयुक्त है। संपादक।